हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और फिर से मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ गया हूं जो कि है पहले ही चैप्टर का पार्ट 2, यानी कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1 का पार्ट 2 आपके सामने लेकर आ गया हूं मैं। और इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यूएशन में आज आगे बढ़ेंगे। एक ओवरव्यू आप छोटा सा ले लीजिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहली बात पढ़ी थी रिसोर्सेज के बारे में। हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में जाना कि रिसोर्सेज क्या होता है, फिर हम लोगों ने उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स पढ़े थे। फिर हमने क्या देखा था, फिर हम लोगों ने देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो रहा है, कि रिसोर्सेज में एक्चुअली एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ कहां से रही है। ठीक है, हम लोगों ने उसमें देखा कि डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का। ठीक है, जब आप सोचो, आप खुद सोचो, रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि चीजें कम होती जा रही है, हम लोग उसका ओवर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। और जब किसी भी चीज का ओवर एक्सेसिव यूज करोगे तो वो चीजें कम होती जा रही है, क्योंकि चीजें तो लिमिटेड है ना। अब आप खुद सोचो, जब चीजें लिमिटेड है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन चीजों का इस्तेमाल थोड़ा सा वाइजली करना पड़ता है। अब उस वाइजली प्लानिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसोर्सेज को प्लान करना पड़ता है ना। अब तो स्टेट्स भी यही काम करती है, रिसोर्सेज प्लान करती है, हम लोग भी करते हैं। जब पैसे कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, वी प्लान अकॉर्डिंगली, है ना। हम उसके हिसाब से ही प्लान कर लेते हैं चीजों को कि हमें ये चीज यहाँ पे लगानी है, ये चीज यहाँ पे लगानी है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, एक इन्वेंटरी बनाते हैं। इन्वेंटरी मतलब लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, हम लोग मैपिंग करते हैं, ठीक है, सर्वेइंग करते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग के मैंने कल आपको क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे। जो लोग इस वीडियो पे डायरेक्ट आ गए तो प्लीज एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहला वाला वीडियो देख कर आए, ठीक है, क्योंकि उसी की पार्ट का कंटिन्यूएशन। और आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक दो चीजें और देखी थी कि जैसे लैंड रिसोर्सेज क्या होता है। हम लोगों ने लैंड का यूटिलाइजेशन देखा कि जमीन जो है एक बहुत कीमती चीज है, एक बहुत वैल्यूएबल चीज है, और हमें जमीन को कैसे यूज करना है। ठीक है, जमीन को कैसे यूज करना है, जमीन कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है एग्जैक्टली, और कैसे और यूज करना चाहिए अच्छा, ताकि वाइजली यूज हो पाए। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट और चीज देखी थी, लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज में हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में जाना। नेट सोन एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया क्या होता है, फटाफट से बताओ, याद करो, याद करो फटाफट से। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि नेट जोन एरिया क्या होता है। ठीक है, मैं देखूंगा किस किसने लिखा है, तो याद से नेट जोन एरिया लिख के बताना मुझे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने और दो तीन चीजें देखी, जैसे क्या लिखा है, परमानेंट पेस्चर्स में यूज हो रहा है, ग्रीजिंग लैंड में यूज हो रहा है। ठीक है, फिर आज हम लोगों को जो नया चैप्टर स्टार्ट करना था, नया टॉपिक स्टार्ट करना था, उसका नाम है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। यानी कि भारत में लैंड का यूज कैसे कैसे तरीके से हो रहा है, किस किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, द फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड 33% ऑफ द टोटल कंट्री लैंड। क्वेश्चन बन जाता है यहां से। अच्छा, ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो प्रिस्क्राइब्ड है ना वो कितना परसेंट है, 33% ऑफ द कंट्रीज लैंड। इस चीज को आप याद रखना, मैं इसमें स्टार लगा दूंगा जो जो क्वेश्चन बन जाते हैं कि कितना परसेंट है फॉरेस्ट कवर, 33%। फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज अबाउट 23.81 ऑफ द टोटल लैंड सर्फेस ऑफ इंडिया। और यानी कि हमारे में जो जंगल है, देखो क्या लिखा है कि 33% से कम हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट कवर। ठीक है, फॉरेस्ट कवर जो है 33% से कम है। और कितना है, तो 23.81% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स बनते हैं। द टोटल नेट जोन एरिया ऑफ इंडिया इज 46.24% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द कंट्री। यानी कि आप क्या देख रहे हो, देखो सिंपल सी बात है, जो टोटल नेट जोन एरिया है वो कितना है। टोटल नेट जोन एरिया मतलब क्या बताया था मैंने, ये है अगर जमीन है, या अगर लैंड है और इस पे अगर एग्रीकल्चर हो रहा है, तो हम इस पोर्शन को क्या कह देते हैं, नेट सोन एरिया। ठीक है, राइटिंग में मत जाना, थोड़ा राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, है ना। तो नेट सोन एरिया इसको हम लोग क्या देते हैं। तो नेट सोन एरिया बेसिकली क्या होता है, जितनी भी लैंड पे खेती हो रही है उसको नेट सोन एरिया कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर देखो, जो एक सेकेंड लगता है, पीडीएफ दूसरी खुल गई है। हाँ, the total net zone area of India is 46.24% of the total land in the country. The net zone area differs from state to state. याद रखना, नेट जोन एरिया जो है, ऑब्वियस ही बात है, हर एक स्टेट में समान खेती नहीं होती, हर एक स्टेट में इक्वल जो एग्रीकल्चर है वो नहीं होता। कहीं किसी स्टेट में ज्यादा हो रहा है, कई स्टेट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, यहाँ पे बहुत खेती होती है। लेकिन अगर आप छोटी स्टेट्स को देख लोगे तो वहां पे खेती कम, बहुत कम होती है। ठीक है, तो अलग अलग नेट जोन एरिया जो है डिफर करता है। एक अगर टोटल नेट जोन एरिया आप इंडिया का देखोगे तो कितना है, 46.24%। याद रखना कितना है, 46.24% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द कंट्री। नेट जोन एरिया भी डिफर कर रहा है, जैसे पंजाब और हरियाणा में नेट जोन एरिया 80% से ज्यादा है, 80% से ज्यादा, मतलब सोचो कितनी खेती हो रही है। ठीक है, और वहीं अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर, अंडमान, यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ आइलैंड्स है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और अरुणाचल प्रदेश पहाड़ है, बहुत रग्ड टेरेन है, बहुत हाईली स्टीप टेरेन है, तो यहाँ पर खेती करना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। तरीके इसके भी हैं, आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, 3.38% ऑफ द टोटल लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। बहुत अच्छा फैक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है,
क्या बस ग्रेजिंग के लिए यानी कि जानवरों को चराने के लिए हम लोग 3.38% लैंड कर रहे हैं, वाइल द रिमेनिंग लैंड्स आर फैलो एंड वेस्ट लैंड। और बाकी की जो रिमेनिंग लैंड है वो कैसा है, वो फैलो लैंड है। करंट फैलो लैंड क्या बताया था मैंने, फैलो लैंड क्या लिखा था बताओ फटाफट, देखो पीडीएफ देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फैलो लैंड मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यानी कि ऐसा ऐसी जमीन, ऐसी धरती, ऐसी जमीन जिसको हमने 1 साल से कम के लिए छोड़ रखा हो, मतलब 1 साल से वन एग्रीकल्चर या फिर उसमें मतलब बेसिकली हम लोगों ने खेती नहीं करी, उसको 1 साल से कम में या फिर 1 साल में, इसी 1 साल में हमने खेती उस लैंड पे ना करी हो, तो उसको हम लोग करंट फैलो लैंड बोल देते हैं। अदर देन करंट फैलो लैंड भी मैंने पढ़ाया था कि यानी कि 1 से 5 साल के लिए जब हम लोगों ने उसको छोड़ रखा उस लैंड को, मतलब उस पर खेती नहीं हुई, वो पहले होती होगी लेकिन फिलहाल अभी नहीं हो रही है, तो फैलो लैंड होता है। आगे बढ़े, अब देखिए क्या लिखा है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये पाई चार्ट अगर आप देख रहे हो तो देखो क्या लिखा है। फॉरेस्ट को देखो अगर आप, ये 45.26% जो है हमारा फॉरेस्ट आ रहा है, ठीक है। फिर बैरन और अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड देखो तो ये 12.01% आ रहा है, ठीक है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, तो ये पाई चार्ट है। एक बार ये पाई चार्ट को बस स्टडी कर लेना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, वही पहले जो लिखा हुआ है मेन जो है मैंने वहां पे स्टार आपको लगा दिया, जैसे 3.38% है, ये पूछा नहीं जाता 3.38% वाला, लेकिन 46.24% वाला भी पूछा जाता है, जो आप देख रहे हो टोटल लैंड है ना नेट सोन एरिया में। आ जाओ अब हम लोग देखते हैं वेस्ट लैंड क्या होता है। सिंपल, वेस्ट लैंड इज द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। सिंपल सी बात है, ऐसे जमीन जिसको जिसको हम लोगों ने नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज के लिए रखा हो, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज जैसे, अब आप सोचो रोड है जिसपे आप लोग गाड़ी चला रहे हो, जिसपे आप लोग चल रहे हो, क्या वो एग्रीकल्चर के लिए किसी काम का नहीं है? वहां पे अपनी रोड बना रखी है, डेजर्ट एरिया हो गया, एडिड हो गई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोगों ने इन इस लैंड को हम लोग कहते हैं वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड मतलब ऐसी जमीन जिसपे हम खेती नहीं कर सकते, ठीक है, जिन पे रोड बन चुके हैं, जिन पे डेजर्ट एरियाज बन चुके हैं। कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड का डिग्रेड हो जाना, सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा, जब जमीन की वैल्यू में कमी आ जाती है, जमीन की क्वालिटी में कमी हो जाती है, हम कह देते हैं लैंड डिग्रेड हो गया जी। मतलब जितना पहले प्रोड्यूस करके दे रहा था उतना नहीं। लैंड डिग्रेड कैसे हो रहा है? अगर आप किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखोगे तो उस चीज का क्या होगा, उस चीज की वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही जमीन का भी हाल है। अगर आप लोग जमीन का ध्यान नहीं रख रहे हो तो लैंड की वैल्यू क्या हो रही है? अगर आप उसमें प्रॉपर ह्यूमस कंटेंट नहीं हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है उसमें, या फिर आप ये मान लो ह्यूमस कंटेंट नहीं आ पा रहा है, ठीक है। और फिर अगर आप देखोगे कि वहां पे हम लोग इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और थोड़ा बहुत तो एक मिनिमल यूज में, अच्छा इनका भी ओवर यूज बहुत भारी पड़ जाता है लैंड के लिए, ठीक है ना, तो वहां पे थोड़ा सा इशू आ जाते हैं, ठीक है। रीजंस क्या क्या है देख लो, आगे आंसर देखो। सबसे बढ़िया मैंने अभी जो बता रहा था आपको कि रीजंस क्या क्या है। माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। माइनिंग क्या है, जो डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है आज के समय में, जमीन की वैल्यू की कमी क्यों हो रही है, जमीन की जो क्वालिटी है ना, जमीन की क्वालिटी है उसमें क्यों कमी आ रही है? सबसे पहला रीजन क्या दिख रहा है आपको? माइनिंग, ठीक है। सबसे पहला जो रीजन है माइनिंग। माइनिंग क्यों होता है? अब देखो, ये जैसे ये लोग देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग माइनिंग कर रहे हैं। अब माइनिंग कर रहे हैं, इतना बड़ा गड्ढा इन्होंने खोद दिया है, माइनिंग कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ निकलेगा ही, है ना, तभी इतना नॉलेजेबल लोगों के द्वारा ही माइनिंग करी जा रहा है, मतलब माइनिंग करवाई जा रही है, गवर्नमेंट ने माइनिंग करने की परमिशन दी है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, एक जमीन है, आपने इतना बड़ा एरिया है, उसको आपने प्रॉपर डिग कर दिया अच्छे से, ठीक है। पर जब डिग कर दिया है तो एक बहुत बड़ा गड्ढा सा बन गया है। जब माइनिंग होती है तो उसके बाद इस लैंड को ना ऐसे ही वेस्ट छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जहां पे गड्ढा हुआ था वो लैंड तो वेस्ट हो गई ना, वो लैंड तो वैसे भी किसी काम की नहीं रही। तो बस इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, कि वेस्ट लैंड में हम लोग सबसे पहले रीजन क्या मांगते हैं? माइनिंग, है ना। और माइनिंग साइट को क्या लिखा भी है यहाँ पर कि एक्सकेवेशन के बाद छोड़ दिया जाता है ना। एक्सकेवेशन वर्क लीव्स डीप स्कार्स एंड अदर मटेरियल्स व्हिच डिग्रेड्स द सॉइल, और उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमने खुदाई करी है, एक्सकेवेट किया है, उसकी वजह से वो जो कुछ उसका वेस्ट मटेरियल है वही छूट जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, मिट्टी की क्वालिटी में डिग्रेडेशन आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ भी निकाल रहे हो, है ना, आपने इतना बड़ा लैंड में होल करके छोड़ दिया, ठीक है। अब जब होल करके छोड़ दिया तो आपने देखा कि यहाँ पर मिट्टी डिग्रेड हो गई, मिट्टी की क्वालिटी डिग्रेड हो गई, ठीक है ना। क्यों डिग्रेड हो जाएगी? क्योंकि आपने यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा करा और उसको छोड़ के चले गए हो आप खाली। अब वो कौन भरेगा? इतना बड़ा गड्ढा तो कोई भर नहीं सकता, ठीक है। तो यानी कि मिट्टी की क्वालिटी यहां से भी डिग्रेड होती है। दिस इज कॉमन झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, ठीक है ना। जैसे आप देखो कहाँ कहाँ पे हो रही है, झारखंड में हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, एमपी में हो रही है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ भोपाल में एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, और उड़ीसा में साइड देखोगे तो उड़ीसा, झारखंड, इन जगहों पे क्या हो रहा है, इन जगहों पे सबसे ज्यादा माइनिंग होती है, तो यहाँ की लैंड डिग्रेडेड मिलेगी आपको हमेशा से, ठीक है। फिर आ जाओ आगे देखते हैं क्या लिखा है। डिफॉरेस्टेशन, sorry, mineral processing, grinding of limestones, ceramic industry releases a heavy amount of dust which settles down in the surrounding areas। अब होता क्या है, जब देखो कोई लाइमस्टोन है, कोई पत्थर है, आपने देखा होगा ड्रिलिंग मशीन चलती है, गड़ 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 ऐसे आवाज आती है ना, जब ड्रिलिंग मशीन चलती है तो क्या होता है, डस्ट उड़ती है। अब होता क्या है बेटा, जो एक मिट्टी होती है, एक सॉइल होती है ना, है ना, इसके ऊपर ना छोटे 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 से ना पोर्स होते हैं,
ताकि वाटर कंटेंट अंदर जा पाए। उसी की वजह से तो फर्टाइल होती है मिट्टी, ठीक है ना, फर्टिलिटी बढ़ती है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होती है। बट क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये उन पोर्स को फिलअप कर देती है, उनके ऊपर बैठ जाती है। अब जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी क्यों डिग्रेड हो जाती है? क्योंकि उसके जो पोर्स है वो बंद हो गए, उनके ऊपर कौन बैठ गया? ये डस्ट पार्टिकल्स बैठ गए। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है? सॉइल की वैल्यू डिग्रेड हो रही है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है। ओवर ग्रेजिंग सबको पता है, जानवर मिट्टी क्या करते हैं, हम लोग स्कूल में बैठे बैठे जब असेंबली होती थी तो क्या करते थे, है ना, ऐसे बैठे हुए ग्राउंड में और मिट्टी, घास की मिट्टी उखाड़ रहे हैं, ठीक है। और जब घास को उखाड़ देता, जब घास को उखाड़ देते तो क्या होता था, घास ने सॉइल को ऐसे पकड़ा होता था। जैसे ही आप घास को उखाड़ोगे क्या होगा? सॉइल लूज हो जाती है, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग, जानवर जब खाता है घास को हटा देता है, और जैसे ही जानवर घास को हटाएगा तुरंत मिट्टी डिग्रेड हो जाएगी, मतलब मिट्टी लूज हो जाएगी। लूज होगी तो सिंपल सी बात है, पानी आएगा बह के चली जाएगी, हवा आएगी उड़ के चली जाएगी, तो सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिल रहे हैं? गुजरात, राजस्थान, एमपी, है ना। गुजरात में मिलेगा आपको, राजस्थान में मिलेगा आपको, एमपी में मिलेगा, है ना। जैसे ये देखो, ये राजस्थान, गुजरात, है ना, एमपी, इन जगहों पे अगर आप देख रहे हो तो इन जगहों पर आपको बहुत ज्यादा ही क्या मिलेगी? ओवर ग्रेजिंग होते मिलेगी। यहाँ पे अच्छा चरवाहे भी बहुत ज्यादा, चरवाहे मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, बेसिकली जो जानवर को चराने ले जाते हैं, जो बेसिकली जिनका बिजनेस ही चराने से चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए क्या लिखा है, वाटर लॉगिंग, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी पर, एकदम पानी पे पानी चला जा रहा है, ठीक है। अब जब बहुत मतलब बेसिकली खेतों में डाला जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है? वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग मतलब कई बार क्या होता है, पानी भर जाता है, बट जब पानी भर जाएगा तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, वाटर लॉगिंग इंक्रीजेस सैलिनिटी एंड एल्केनिलिटी इन सॉइल मेकिंग इट अनफिट फॉर कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, जैसे ही पानी भर जाएगा तो जो सॉइल होती है, वो मिट्टी होती है ना, उसके मिनरल्स जो है ना वो लूज हो जाते हैं और ऊपर आके सलाइन बना देते हैं उस मिट्टी को, ठीक है। और उससे क्या होता है? सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। समझ आ गया यहाँ तक? आगे बढ़े, पक्का? चलो, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? हम देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, क्वालिटी मिट्टी की। आप देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा रीजन है हर तरीके के पोल्यूशन करने में। आप देखो, वाटर पोल्यूशन इनसे हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन इनसे हो रहा है, एयर पोल्यूशन इनसे हो रहा है ना। और अब ये लोगों ने, इंडस्ट्रीज ने बेसिकली सॉइल की क्वालिटी को भी डिग्रेड करना शुरू कर दिया है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या करता है, देखो, इट ऑल्सो लीड्स टू वाटर एंड लैंड डिग्रेडेशन। मैंने बताया अभी, कई बार ये लोग क्या करते हैं, अपना जो केमिकल वेस्ट होता है ना वो पानी में रिलीज कर देते हैं, ठीक, अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट, तो उससे वाटर डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, कई इंडस्ट्रीज क्या करती हैं कि इन लोगों ने क्या किया, जमीन खोदी और जमीन के अंदर गाड़ दिया, उसको ड्रग इन कर दिया पूरा अंदर से, है ना। उससे क्या हो गया, तो लैंड की क्वालिटी खराब हो गई। तो ये होता है। फिर डिफॉरेस्टेशन, मैंने आपको बता ही दिया, इरोजन ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ फ्लडिंग। अब देखो, डिफॉरेस्टेशन शायद नहीं समझा है मैंने, समझ लो। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि जब आप पेड़ को काटते हो, है ना, जब आप पेड़ों को काट रहे हो तो क्या हो रहा है, उससे पेड़ काटने वालों की तरफ से क्या हो रहा है, तो देखो, जब पेड़ ने मिट्टी को ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है, और जब मिट्टी को होल्ड करके रखा हुआ है तो क्या हो रहा है, जैसे ही आपने पेड़ काटा तुरंत क्या हुआ, मिट्टी लूज हो गई, है ना। और जब मिट्टी लूज हो गई तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो गई, सॉइल उड़ जाएगी, फ्लडिंग होगी तो बाढ़ आएगी बहुत तेज और पानी मिट्टी को सारा बहा के ले जाएगी, ठीक है। इरोजन ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ फ्लडिंग, वही मैंने बताया, बाढ़ आएगी, ठीक है। फिर एक्सेस इरिगेशन ऑफ लैंड, जब आप ज्यादा पानी डालोगे, इरिगेट कर रहे हो, कंटिन्यू पानी डाल रहे हो, बारिश आ रही है, कुछ भी ऐसा सिनेरियो हो रहा है जिससे पानी का बहाव उस लैंड में बहुत ज्यादा है, तो एक्सेस इरिगेशन हो जाएगा, ठीक है। माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन हैव डिटीरियोरेटेड द क्वालिटी ऑफ लैंड। इसकी वजह से देखो, माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन की वजह से छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, ओवरग्रेजिंग कहां पे होता है सबसे ज्यादा? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, ठीक है। फिर देखो, पंजाब, हरियाणा में क्या क्या हो रहा है, एक्सेसिव इरिगेशन। तो ये जो टॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन ये बन जाता है कि इरिगेशन, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत, हमारी तरफ से करवाए जाएंगे। जैसे आप ये देखो, अभी सबसे पहली बात क्या बता दी कि वाटर लॉगिंग जो है ना, वाटर लॉगिंग की वजह से क्या क्या चीजें, कौन सी स्टेट में लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इरिगेशन की वजह से कौन सी स्टेट में लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम भी है, सिंपल सी बात है, ऑपोजिट याद कर लो। डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है तो एफॉरेस्टेशन कर दोगे तो लैंड डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन, प्लानिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ। सिंपल सी बात है, अगर आप एफॉरेस्टेशन करोगे तो लैंड जो आपका जो फॉरेस्ट रहेगा, जो जंगल रहेगा, जो पेड़ रहेंगे, वो क्या करेंगे, मिट्टी को ऐसे होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। तो मिट्टी नहीं बहेगी, ठीक है, मिट्टी उड़ेगी नहीं। बेसिकली जो आपके ट्रीज हैं ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इन चीजों में, ठीक है। फिर अगर आप देखो क्या लिखा है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट वगैरह भी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या देख रहे हो, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। देखो क्या होता है सैंड ड्यून्स, क्या होता है सैंड ड्यून्स, देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े बेसिकली वो होते हैं, जैसे आप देखोगे कि रेत के टीले जिसको हम कहते हैं,
ठीक है, रेत के टीले देखा होगा, मतलब जब हवा चलती है तो बहुत बड़े बड़े ट्रायंगुलर शेप में, इस शेप में जा जाके कलेक्ट हो जाते हैं और ये मूव करते हैं, मतलब रात में कहीं और है, फिर कहीं और, फिर कहीं और, क्योंकि हवा इनको फोर्स से लेके जा रही है। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे क्या देख रहे हो कि प्रॉपर इनको अगर हम लोग मैनेज कर पाए ना, मतलब इसके ऊपर अगर हम लोग थॉर्नी बुशेस लगा दें ताकि ये हिले ना, ताकि ये मूव ना करें, तो एक बहुत बड़ा जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि देखो क्या होता है, इसमें कई बार क्या होता है, प्लांट सूख जाते हैं, कई बार ऐसा क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो थॉर्नी बुशेस हैं, है ना, वो होल्ड करके रखेंगी, तो ये जो सैंड ड्यून्स है ये आपके मूव नहीं करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, ऑब्वियस सी बात है, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करो, अभी समझाया था। अब आ जाते हैं हम लोग एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है सॉइल रिसोर्स। ठीक है। सॉइल जो है एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ये बात तो सही है। देखो सॉइल जो है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज करती है, फिर अपनी फर्टिलिटी को गेन करती है, तो एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है। इट सपोर्ट्स वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये एग्जाम में बनता है इससे क्वेश्चन। ठीक है। जैसे सॉइल क्या करती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेचुरल रिसोर्स है, ये सपोर्ट करती है वेरियस ऑर्गेनिजम्स एंड इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। और यहाँ पर क्या होता है, प्लांट ग्रोथ भी इन्हीं सॉइल से ही होता है, मिट्टी के जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से आपके जो है फसल उगती है, जिस हिसाब से मिट्टी होगी उस हिसाब से क्रॉप होगी। ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ह्यूमस की बात करूं तो एक डार्क डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है। ह्यूमस का एक डार्क डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है ना, जो किसकी वजह से बनता है, ये सब। अच्छा, पूरी मिट्टी में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है ना, वो ह्यूमस ही होता है। ठीक है। जैसे कई बार जानवर वगैरह मर जाते हैं या किसी कोई मर गया तो क्या होता है, उसकी डेड और डिकेइंग बॉडी से जितने भी है ना जो भी चीजें बनती हैं तो ह्यूमस कंटेन ही कहलाती है। ठीक है। तो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है बेसिकली ह्यूमस, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है। तो यानी कि टॉप सॉइल जो है ये क्या है, ये वाली जो टॉप सॉइल आप देख रहे हो, ये सबसे ज्यादा क्या है, फर्टाइल होती है। ठीक है। ये सबसे ज्यादा फर्टाइल आपको मिलेगी। ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, फैक्टर सच एज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, पेरेंट रॉक, डीकंपोजर्स एंड रनिंग वाटर अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। सिंपल सी बात देख लो, यहाँ पे इसको पढ़ो। देखो जिस हिसाब का पेरेंट बेड रॉक होगा उसी हिसाब की मिट्टी बनेगी। अगर यहाँ पे इग्नियस है हमारा पेरेंट बेड रॉक तो ब्लैक सॉइल बनेगी। ठीक है। अगर सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, तो अलग अलग तरीके की सॉइल्स बनती रहेंगी, या कोई भी है। फिर आप देखो ये वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल है। वेदर्ड पेरेंट रॉक मतलब देखो सबसे पहले क्या होता है, इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि आप देख रहे हो, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक होता है। उसके बाद ये टूटता है तो ये छोटे छोटे कंकड़ में बढ़ जाता है, छोटे छोटे कंकड़ नॉड्यूल्स होते हैं ना, उनमें बढ़ जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये छोटे छोटे, जैसे इस वाले में देखो। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाला क्या है, सब सॉइल वेदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले। इसके बाद जो थर्ड लेयर होती है वो सैंड और सिल्ट क्ले में बदल जाती है, और फोर्थ लेयर जो है वो आपकी टॉप सॉइल। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल भी। क्वेश्चन एक और बन गया यहाँ पर, सॉइल इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर टेक्सचर, थिकनेस, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 तरीके से मिट्टी बनती है। कैसे, देखो इनको क्लासिफाई कैसे किया हुआ है हमने, इनको बांटा कैसे हुआ है, इनके टेक्सचर के बेसिस पे, ये कितनी थिकनेस है इनकी, इनकी एज कैसी है, कितनी पुरानी मिट्टी है, कौन सी नई मिट्टी है, अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने वाले हैं। फिर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। आगे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। हमारे यहाँ पे ना बहुत अलग अलग तरीके की मिट्टी मिलती है। ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की मिट्टियां मिलती हैं, तो जिसमें से हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल क्या होती है। ठीक है। अब देखो एलुवियल सॉइल जो है, इट इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। देखो मैं आपको बताता हूं, जब हम मैप खोलते हैं ना, ये देखो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया देख रहे हो आप लोग, है ना, ये जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया जो आप देख रहे हो, तो इसमें आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये वाला एरिया, एक सेकेंड, हाँ, तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला एरिया हो गया, गुजरात वाला एरिया हो गया। यहां पर आपको मोस्टली एक ही सॉइल मिलेगी, वो मिलेगी आपको कौन सी, एलुवियल सॉइल। ठीक है ना। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये देखो यहां से निकल के आती है आपकी इंडस नदी। ठीक है। यहां से आपकी निकल के आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। और यहां से आपकी निकल के आ रही है गंगा नदी। 3 नदियों के द्वारा बनाया गया हुआ जो प्लेन है वो नॉर्दर्न प्लेन है, और नॉर्दर्न प्लेन में आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, एलुवियल सॉइल मिलेगी। इसीलिए 3 नदियों की हेल्प से ही ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया माना जाता है। ठीक है ना। आप जहां पर बैठे हो नॉर्दर्न प्लेन्स में, अगर आप दिल्ली में बैठ के वीडियो देख रहे हो, आप यूपी में बैठे हो, आप बिहार में बैठे हो, आप अपना गुजरात साइड बैठे हो, तो ये पूरा एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाता है। और नॉर्दर्न प्लेन बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास पार्टीशन के बाद मोस्टली जो एरिया है वो पाकिस्तान की तरफ चला गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एलुवियल सॉइल को हम लोग पढ़ रहे थे, तो एलुवियल सॉइल का मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे मिल रही है, इसमें आपको आप लोग जरूर देखना जब रिवीजन करते वक्त। ठीक है। और
हम लोग देख रहे थे एलुवियल सॉइल की बात। तो ये जो सॉइल मैंने क्या बताया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी मिल रही है, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर भी मिल रही है। ठीक है, तो यानी कि ये जो सॉइल है बहुत फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें ग्रो करी जाती है। पैडी हो गया, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, आपका बाजरा हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, शुगर केन हो गया, ये सारी चीजें दालें आपकी जो पल्स क्रॉप्स हैं, अरहर, मूंग, तूर वगैरह, ये सारी भी यहीं पे ग्रो करी जा रही है, इन्हीं मिट्टियों पे ग्रो करी जाती है। यानी कि एलुवियल सॉइल एक बहुत फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। अब एलुवियल सॉइल की क्लासिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके जो भांगर और खादर सॉइल। तो देखो, एक मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं और फिर उससे आपको पूरा समझाऊंगा। देखो क्या होता है, ये है आपके पहाड़, ठीक है, ये है आपके पहाड़, पहाड़ों से नदियां आती हैं बहती हुई और बहुत सारा सिल्ट वगैरह कैरी करके लाती है, बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स, बहुत सारी फर्टिलिटी भी कैरी करके लाती हैं सॉइल्स की, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये बहुत फर्टिलिटी कैरी करते हैं। तो ऐसे पहाड़ है, बहुत तेजी से बहती हुई नदी आ रही है और नदी अपने साथ मोटे पत्थर भी कैरी कर रही है, बहुत हेवी हेवी पत्थर। ठीक है, क्योंकि बहाव है तेज। ठीक है, आते ही क्या होता है, यहां पर जो नदी है ये क्या करती है, इनको डिपॉजिट कर देती है, क्योंकि प्लेन एरिया में आते ही नदी की स्पीड धीमी हो जाती है, बेसिक सी बात है। ठीक है, पहाड़ों में तेज रहेगी और प्लेन एरिया में आते आते क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। और जैसे ही नदी की स्पीड धीरे होगी, है ना, तो यहाँ पर बहुत मोटे मोटे क्या हो जाएंगे, पत्थर डिपॉजिट हो जाएंगे। और जब पत्थर डिपॉजिट हो जाएंगे तो यहाँ पे नदी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, यानी कि नदी छुप जाती है, गायब नहीं हो जाती, कोई जादू नहीं होता है। ठीक है, क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। क्यों, क्योंकि बेसिकली रहती वही है लेकिन हमें दिखती नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर मोटे मोटे पत्थर आ गए हैं तो नीचे से बहती हुई चली जा रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, द रिवर्स गेट डिसअपियर्स। उसके बाद क्या होता है, नदी बहना दोबारा से शुरू हुई। ठीक है, अंदर अंदर बह रही है इसके नीचे नीचे। अब कहीं ना कहीं तो रिवर री इमर्ज होगी। अब जब री इमर्ज होगी तो इस लैंड को हम लोग क्या कह देंगे, है ना। और जहां पे भी देखो क्या होता है, आप लोगों ने गड्ढे में पानी भरा हुआ है, ठीक है, गड्ढा पानी से गड्ढे से जैसे ही पानी बाहर निकलेगा क्या होगा, एकदम से कीचड़ कीचड़ हो जाता है उस एरिया में। तो सिंपल सी बात है, जहां नदी डिसअपियर थी वहां तो शांति थी, लेकिन अचानक से बाहर आई। जब बाहर आएगी तो क्या होगा, बाहर आएगी तो यहाँ पे जो एक लैंड बन जाएगा, इसको हम लोग कह देते हैं ये स्वैम्पी मार्शी लैंड, तेराई। क्या कह देते हैं इसको, यहाँ पे हम इसको कह देते हैं तेराई। ठीक है, अब नदी आगे चली, अब नदी क्या कर रही है, आगे चल रही है। ठीक है, और अब जब नदी आगे चल रही है तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये देखो, है ना, ये आपका ये अब दो रीजन बनाएगी। अब नदी आगे चलेगी तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब नदी में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, अब जब नदी में बाढ़ आ गई तो ये देखो, नदी ने अपना फ्लड प्लेन, अपना एरिया बढ़ा लिया। सिंपल सी बात है, नदी ऐसे चल रही थी, बाढ़ आई तो चौड़ी हो गई ना, पानी ज्यादा आ गया। तो ये देखो, ये नदी आ गई, चौड़ी हो गई। ठीक है, अब जैसे ही रिवर जो है ये अपना ब्रॉड हो जाएगी, थोड़ा सा अपना फ्लड प्लेन बढ़ा लेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करेगी, अपनी जो सॉइल जो अपने साथ कैरी कर रही थी, अपने जो फाइन पार्टिकल जो कैरी कर रही थी, ठीक है ना, जो भी फाइन पार्टिकल जो कैरी कर रही थी वो क्या करेगी, डिपॉजिट कर देगी, यहाँ पर डिपॉजिट करेगी, यहाँ है ना, और डिपॉजिट करती रहेगी और नदी यहां से बह रही है ऐसे। ठीक है, लेकिन इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसी वाले रीजन को हम लोग क्या कह देते हैं, खादर। याद रखना। और एक और चीज याद रखना कि ऐसे ही डिपोजिशन कभी ना कभी इन एरियाज में भी रहे होंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है और होता भी है कि नदी कई बार और ज्यादा अपने फ्लड प्लेन को बढ़ाया हो, कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। ठीक है, कि नदी ने अपने फ्लड प्लेन को और ज्यादा एक्सटेंड किया हो, तो कई बार आया हो और नदी यहाँ पे डिपॉजिट करके फ्लड प्लेन और जो अपने फाइन पार्टिकल्स थी और जो पत्थर थी वो क्या डिपॉजिट करके चली गई हो आगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक बहुत मिट्टियों का एक ढेर बन जाता है, टीला बन जाता है। जैसे आप इसमें देखो, ये क्या लिखा है, ये नदी है, ठीक है, और ये वाला रीजन जो है, ये कौन सा रीजन है, ये खादर रीजन है। ठीक है, यानी कि नदी यहाँ पे बार बार डिपॉजिट करती हुई जा रही है ना, और यहाँ पर कभी ना कभी तो डिपॉजिट किया होगा, इसलिए अप है, थोड़ा सा ऊंचा है। ऑब्वियस सी बात है ना, नदी जहां डिपॉजिट कर रही है वहां पे पत्थर डिपॉजिट हो रहे हैं, बार बार डिपॉजिट हो रहे हैं, फर्टिलिटी भी अच्छी है वहां की, क्योंकि नई सॉइल आ रही है, बार बार नदी ला रही है। लेकिन जो भांगर है, भांगर मतलब पुरानी भंगार, पुरानी मिट्टी कभी डिपॉजिट करके चली गई थी जी, अब तो यहाँ पे नदी का कोई लेना देना नहीं है ना। गाँव में होता है ना ऐसे कि जी कभी डिपॉजिट करके चली गई, अब इसका कोई लेना देना नहीं है, अब तो नया रास्ता अपना लिया उसने। ठीक है, तो जो पुराना रास्ता जो उसने अपनाया था पहले, वहां पे जो पत्थर मिलेंगे, जो उसके छोड़े हुए उसके जो पत्थर मिलेंगे, उसको हम कहते हैं भांगर। और जो नए नए बिल्कुल अभी बनते जा रहे हैं उसको हम लोग कह देते हैं खादर। इसीलिए जो खादर वाला रीजन होता है ना, ये हो जाता है फर्टाइल, है ना, और ये एक लेस फर्टाइल होता है ना। तो क्या लिखा है देखो, भांगर इज द ओल्ड एल्यूविलियम, पुराना भंगार, भंगार से याद रखो, भंगार भांगर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स भांगर इज ओल्डर देन खादर। अगर आप अदर वर्ड्स में देखोगे तो भांगर ऑब्वियस ही बात है खादर से ओल्डर है। खादर क्या है, नया एल्यूविलियम सॉइल है ना, और खादर जो है थोड़ी यंगर होती है, ऑब्वियस ही बात है, मैंने अभी अभी आपको बताया यहाँ पर।
ठीक है। भांगर ऑफन कंटेन्स कंकर नोड्यूल्स विद कैल्शियम कार्बोनेट्स इन सब सॉइल। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि कैल्शियम कार्बोनेट्स कैसे जनरेट होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब पुरानी हो गई मिट्टी तो इसमें मिनरल जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट्स। क्या कहते हैं इसको हम? इट इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द नोड्यूल इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, तब क्या कहोगे? भांगर सॉइल। फिर कंकर क्या है? कंकर फाइनर है, पतली सी होती है, मोर सैंडी होती है। ये देखो ना, दिख रहा है आपको, सैंडी टेक्सचर है काफी ज्यादा। ठीक है। और भांगर क्या है? ये रिन्यूड फ्रीक्वेंटली नहीं होती, क्योंकि ये पुराने एरिया में, तो इसमें ज्यादा बार नदी नहीं जाती, तो रिन्यू क्यों हो जाएगी? तभी तो भांगर है। अगर नई पुरानी चीज अगर बार बार रिन्यू हो रही है तो पुराना थोड़ी रह जाएगा। पुरानी है, ऊपर है, अपलैंड पे है, वहां तक अब नदी नहीं पहुंच रही है, तो रिन्यू कौन करेगा? खादर तो बार बार रिन्यू हो रही है। पानी जो नदी है, ये नदी का जो आप देख रहे हो ये बहाव है, ये कभी ना कभी तो ऐसा भी जाएगा, कभी ना कभी ऐसा भी जाएगा। बाढ़ जब आएगी तो ये रिन्यू होती जाएगी, ये वाला पार्ट, और ये पार्ट कभी भी रिन्यू नहीं होगा। ठीक है। और भांगर इज फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर। भांगर ऑब्वियसली बात है अवे फ्रॉम द रिवर है, और खादर जो है नियर द रिवर चैनल। आपको समझ आया आपको? ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था। ना समझ आया तो एक बार बैकग्राउंड बैक करके देख लेना, नहीं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, और इसको हम लोग फिर से मैं एक बार और आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और हर बार, इस बार भी आएगा बोर्ड के एग्जाम में 100% रखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तब तक के लिए हम लोग इसी चैप्टर को रिवाइज करेंगे, आप लोग रिवाइज करेंगे, और ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट थर्ड, ये इसका एंड हो जाएगा। 10-15 मिनट का पार्ट थर्ड भी बचा है, और 1 घंटे के अराउंड आपकी ये वीडियोस पूरी बन जाएंगी तीनों मिला के, और आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। बस आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पार्ट थर्ड में जो है इस चैप्टर को एंडिंग की तरफ ले जाएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, और ये चैप्टर हमारा एक वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा स्लो में और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये टॉपिक्स भी आपको सारे अच्छी तरह समझ आ गए होंगे मेरे हिसाब से। इन चैप्टर्स में आपको, इन क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन लिस्ट लेंगे ना, वो बहुत मतलब वेरी शॉर्ट भी है, उसमें शॉर्ट भी है। ये सारे भी हम एक वीडियो में एक दिन लगा के उस वीडियो को प्रिपेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाओ। ठीक है। और बोर्ड के एग्जाम्स के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। जो लोग अभी भी बैठे हुए सोच रहे हैं कि हम करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ और थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड उसके बाद हम लोग जो बेसिकली अब नेक्स्ट चैप्टर के टाइम पे आएंगे, यानी कि कल परसों आपको ये वीडियो आई थिंक मिल जाएगी, संडे को मिल जाएगी। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।